नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। वक्त हो चला इस वक्त की कुछ खास खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने कैंपेन तेज कर दिया है। आपने बीजेपी के खिलाफ मंगलवार से एक नया कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम वॉशिंग मशीन का काला जादू कैंपेन रखा गया है। इसमें आप संयोजक गोपाल राय और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कैंपेन शुरू किया। इस मौके पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब हम पूरी दिल्ली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार से लड़ने के दावे की सच्चाई बताएंगे। बीजेपी की वॉशिंग मशीन के काले जादू से घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी साफ किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। अब 23 मई तक बीजेपी की सच्चाई सबको बताई जाएगी। आगे क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले चरण में दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से डोर टू डोर कैंपेन चलाया। उसके अगले चरण में हमने दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से संकल्प सभाएं शुरू की। उसके अगले चरण में हमने रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में अपने संदेश को पहुंचाया। उसके बाद अलग अलग समाज के हिस्सों में महिलाओं के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, ग्रामीण इलाकों में अलग अलग संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज आपके सामने जो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि ये चुनाव हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी कि वॉशिंग मशीन का काला जादू क्या है? ये काला जादू अभी आपके बीच में हमारे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और पूरी टीम आपके सामने वॉशिंग मशीन का काला जादू अभी प्रदर्शित करेगी, उसका डेमो करेगी। और हमने ये निर्णय लिया है कि जो आज हम वॉशिंग मशीन के काला जादू का प्रदर्शन आज हम आपके सामने कर रहे हैं, इसके लिए 4 सेट हम तैयार कर रहे हैं। चारों लोकसभा के लिए 4 टीमें तैयार कर रहे हैं और ये टीमें अगले 23 तारीख तक दिल्ली के अंदर इन चारों लोकसभा में, अलग अलग विधानसभाओं में इस वॉशिंग मशीन के काला जादू को जगह जगह प्रदर्शित करेंगी और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का जो असली सच है, काला चिट्ठा है, वो जनता के सामने रखेंगे। तो हमें भरोसा है, वैसे तो पूरा देश आज वॉशिंग मशीन के काले जादू को समझ रहा है, लेकिन एक आम आदमी इसके माध्यम से चीजों को समझ पाए और देश की सच्चाई क्या है, देश की सरकार की सच्चाई क्या है, उसको समझ पाए। कल 4 चरण का मतदान पूरा हुआ है। पूरे देश से यही खबर आ रही है कि इन 4 चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी 200 से 220 की सीट पर सिमट रही है। ऐसे में हमारी कोशिश यही है, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी जो बचे हुए 3 चरण हैं, उसमें प्रचार को और तेज किया जाए,
सरकार के सच्चाई को जनता के सामने रखा जाए, जिससे लोग सही निर्णय ले सकें और इस तानाशाही की सरकार को हटाएं और इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। तो इसके लिए आज से ये नया अभियान वॉशिंग मशीन का काला जादू ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं अब चाहूंगा कि सौरभ जी इसको आपके सामने जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे और इसका डेमो किया जाए। थैंक यू। अलग अलग आइए रुक करते इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की ओर। अखिलेश यादव मंगलवार को सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों के चुनाव की हवा बुंदेलखंड तक पहुंच गई होगी। बीजेपी के लोग धाराशायी हो गए होंगे। बुंदेलखंड की जनता की ने मन बना लिया है कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। बुंदेलखंड की जनता खास करके उरई जलौन की जनता को कुछ नहीं दिया। दिल्ली वाली सरकार और यूपी वाली सरकार ने यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आगे उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनने पर सबका कर्ज माफ होगा और हर एक फसल की एमएसपी दिलाएंगे। आगे सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड की जनता और खासकर उरई, जालौन और कालपी की जनता को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। इनकी दिल्ली वाली सरकार, लखनऊ वाली की सरकार, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के विकास तो दिया ही नहीं और यहां से योजनाएं भी दूर रखी। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये सरकार जो कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे बुंदेलखंड के किसान जानते होंगे उनकी लागत बढ़ गई, लेकिन उनकी पैदावार की कीमत या आय जो बढ़ाने की बात कही थी, आज हमारा किसान संकट में चला गया। इनकी आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी की और महंगाई बताइए कहां पहुंचा दी। महंगाई आसमान पहुंचा। 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों के चुनाव की हवा बुंदेलखंड तक पहुंच गई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 चरणों में धराशायी हो चुके हैं। और जब ये चुनाव बुंदेलखंड की तरफ आया है तो बीजेपी का जो अहंकार है, बीजेपी का अहंकार को बुंदेलखंड की जनता उनके अहंकार को खंड खंड करने का काम करेगी। हमारा किसान और गरीब संकट में चला गया। जब इनकी मदद होनी चाहिए थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी और जो बड़े संपन्न लोग हैं उनकी मदद की भारतीय जनता पार्टी ने। अभी जब कर्ज माफी की बात आई, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए जिन्होंने कर्ज लिए थे बैंकों से, उनका तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब किसान जिन्होंने मात्र लाखों में कर्ज लिया होगा, उनका कर्ज माफ नहीं किया। और जिस समय कर्ज माफी का फैसला लिया इन्होंने, उस समय तय किया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। इन्होंने हमारे गरीब और किसानों को धोखा दिया, इसलिए ये नियम बनाया 5 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि हमारे गरीब और किसानों का तो कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है
इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े लोगों का कर्ज माफ किया। हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। किसानों की जो मांग रही है कि हमारा फसल जो पैदावार है उसकी कीमत मिले, फसल की कीमत दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आपको कानूनी अधिकार दिला करके फसलों की एमएसपी देने का काम होगा। आपको जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे किसानों ने 1 लाख पूरे देश में आत्महत्या की है। सोचिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और ऊपर से ये काले कानून ला रहे थे, एमएसपी नहीं दे रहे थे। हम अपने किसानों का जहां कर्ज माफ करने का फैसला ले रहे हैं, वहीं हर फसल की एमएसपी दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का। हमारे गांव के नौजवान जो तैयारी करते थे फौज की भर्ती के लिए, जो खेतों से लेकर के कस्बों और सड़क पर दौड़ करके अपने फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते थे, इस बीजेपी की सरकार ने वो भी नौकरी फौज की आधी अधूरी बना दी। ये जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, गेट बंद कर दीजिएगा। हम समाजवादी लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली 4 साल की नौकरी को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब सरकार बनेगी दिल्ली में 4 जून के बाद, नौजवानों, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बीजेपी वालों ने हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी कि नहीं लगवा दी? और अब रिपोर्ट आई है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट अटैक जल्दी हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं उन्हें। और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने लोग हैं, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ, जबरदस्ती लगाई कि नहीं लगा दी? लेकिन हम बच गए, हमने नहीं लगवाई। और अब वैक्सीन कंपनी वाले ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, लगी हुई वैक्सीन हमारे शरीर से कैसे वापस निकालेंगे? बताओ आप। आपने ये पता किया कि नहीं पता किया? जो वैक्सीन कंपनी है वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई वो वापस कैसे ले लेंगे? और जो वैक्सीन जिसने लगवाई, जिससे ली इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, बताओ उससे पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूला? अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुली है, अभी दान वाली पोल नहीं खुली है। अभी दान वाली भी पोल खुलेगी। अगर सबसे ज्यादा लूटने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और अब ये हमारी जान के पीछे तो पड़े ही थे, अब हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसके भी पीछे पड़ गए। बताओ, पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए संविधान के पीछे? ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि नोट और खोट से चुनाव जीता जा सकता है। ये सोचते हैं वोट से नहीं, नोट से और खोट से चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहोगे चुनाव के दिन के लिए। अपने अपने बूथ की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? अभी कल के चुनाव में बूथ की रक्षा के लिए हमें भी सड़क पे आना पड़ गया। ये बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, ये वोट को लूटना चाहते हैं। बुंदेलखंड की जनता
इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार भले ही सीधे तौर पर चुनावी मुकाबले में नहीं उतरी हो, लेकिन अपने परिवार के राजनीतिक गढ़ रायबरेली और अमेठी में एक नॉन प्लेइंग कैप्टन की भूमिका को वह बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वह इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में न सिर्फ पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभाल रही हैं, बल्कि पर्दे के पीछे की मुख्य रणनीतिकार भी हैं। आज प्रियंका गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि अमेठी में बड़े से बड़ा नेता जनता के प्रति जवाबदेह बना। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी पैदल गांव-गांव घूमते थे, आपकी समस्याओं को समझते थे और डांट भी सुनते थे। यह आपकी राजनीति थी, ये इस देश की पुरानी परंपरा थी, लेकिन आज जो नेता है उनकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। आगे विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 10 साल में इतना काम हुआ है जितना 70 साल में नहीं हुआ है। सच्चाई ये है कि 70 साल में कांग्रेस ने जो भी बनाया, नरेंद्र मोदी ने सारा अपने अरबपति दोस्तों को सौंप दिया। कांग्रेस ने जिन कामों को बड़े स्तर पर शुरू किया, उसे इस सरकार ने अधर में छोड़ दिया। आज देश का नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। महिलाएं और किसान महंगाई के कारण परेशान हैं। आगे क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। यहाँ पे अमेठी क्षेत्र में आपने एक राजनीतिक सभ्यता स्थापित की, आपने ही की। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी मेरी माताजी को जिताया, और इस किसी आधार पर नहीं जिताया। जिस आधार पर आपने जिताया वो यही था कि यहाँ पे आपके लिए उन्होंने निष्ठा से सेवा की। आपने देखा कि पिताजी के कार्यकाल में अमेठी कितना बदला। मैं जब बच्ची थी यहाँ आती थी तो मुझे ऊसर जमीन दिखती थी, सारे खेत सफेद होते थे। कोई बुजुर्ग है तो उनको याद होगा, अब मैं खुद बुजुर्ग हो गई हूँ। 10 साल की थी तब पहली बार आई थी, तो मैंने जब सफेद जमीन देखी तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये जमीन सफेद क्यों है, मैंने तो कभी देखी नहीं थी ऐसी। तो कहने लगे कि इसमें नमक बहुत होती है, ये उपजाऊ जमीन नहीं है, इसमें कुछ उगता नहीं है। वो तब की स्थिति थी। और आज जहां जहां जाएं आपको अमेठी में हरियाली दिखती है। तो जो नौजवान हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ ऊसर सुधार की कितनी बड़ी योजना मेरे पिताजी लाए थे। 2 योजनाएं लाए थे, एक ऊसर सुधार के लिए और एक सिंचाई के लिए। उस समय जब वो गांव में जाते थे, किशोरी भाई साहब बता रहे थे कि किसानों से बात करते थे तो किसान कहते थे कि उपज इतनी है कि हम 7-8 महीनों के लिए अपने परिवार को खिला सकते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, हमको खरीदना पड़ता है। तो पिताजी के मन में ये था कि यहाँ पे अगर सिंचाई अच्छी तरह से आ जाए और जमीन उपजाऊ बन जाए तो बहुत फायदा होगा किसानों का। तो सबसे पहले काम तो उन्होंने यही किए। उसके बाद उन्होंने विकास के कार्य किए, बड़े बड़े उद्योग खुलवाए, यहाँ BHEL, HAL, बड़ा अस्पताल खुलवाया, संजय गांधी अस्पताल, और ऐसे तमाम काम किए। आज जो सड़कें अमेठी को बाकी देश से जोड़ती हैं, जो बड़ी बड़ी हाईवे हैं, ये भी सोनिया जी के कार्यकाल में बनी और राहुल जी के कार्यकाल में बनी। तो यहाँ पे जितना विकास हुआ, आपने देखा कि अगर निष्ठा से कोई काम करता है, नियत सही होती है तो नीति भी सही होती है। हमने यहाँ स्थापना की थी इस राजनीति की कि यहाँ बड़े से बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आ सकते थे। बहनों, आपके गांव जब आते थे आपसे अच्छी खासी डांट खाते थे। ये स्थापित किया आपने राजनीति कि नेता जवाबदेह बना आपके प्रति, चाहे प्रधानमंत्री ही हो। अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया है, इसमें तार नहीं लगा, इस बार वोट नहीं देंगे। मजाक से भी प्यार करते थे बहुत, लेकिन जब डांट लगानी थी तो डांट भी लगाते थे। पैदल घूमे हैं, देखिए पैदल घूमे हैं, खुद गाड़ी चला के घूमते थे, चाहे वो हो, चाहे सोनिया जी मेरी माता जी हो या उनके बाद राहुल जी हो। हम सब ने भी अपनी राजनीतिक सभ्यता आप ही से सीखी, क्योंकि आपने पिताजी को दिशा दिखाई। हमेशा जब कुछ अच्छा नहीं लगा तो डांट दिया,
कुछ अच्छा लगा तो प्यार भी कर दिया, प्यार से मिले जुले। तो ये एक सभ्यता, एक जो श्रद्धा रही आपके बीच और उनके बीच, एक तरफा नहीं था। ये नहीं था कि आप श्रद्धा कर रहे हैं लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है। तो ये जो यहाँ की जो सभ्यता है राजनीतिक, और यहाँ की जो पुरानी परंपरा है जो आप ही ने स्थापित की यहाँ और रायबरेली में, दोनों जगह, ये इस देश की पुरानी राजनीतिक परंपरा होती थी। महात्मा गांधी जी भी पैदल आपके बीच आए, चले, और जब आंदोलन किया उन्होंने, तो हमारे धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म ने जो सिखाया था कि सत्य के पथ पर चलो, सत्यमेव जयते, उनका नारा था। और आप ही ने देखा, जो बुजुर्ग है यहाँ, जो आपके पूर्वज हैं, वो सब जानते हैं कि किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने झुकाया सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर। जमीन दी किसानों को आजादी के बाद, फिर इंदिरा जी ने भी पट्टे दिलवाए। तो ये सब काम थे जो मिलजुल कर हुए जब जनता और नेता एक साथ काम करते थे। मतलब नेता का इतना घमंड अहंकार नहीं होता था कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये आपने यहाँ स्थापित किया, यहीं से शुरुआत हुई। और बड़े बड़े आंदोलन जो देश में हुए 100 साल पहले तक के, किसानों ने जो आंदोलन किए वो भी यहीं से शुरू हुए। किसान यहीं शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए। तो आप सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका जो क्षेत्र है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सच्चाई वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो मोदी जी बड़े बड़े मंचों पे कह रहे हैं कि देश बड़ा आगे चल रहा है, अब अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। 10 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना 70 सालों में हुआ था। मतलब उसका उल्टा, कि 10 सालों में इतना काम हुआ है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उससे ज्यादा काम हमने 10 सालों में कर लिया। ये बताया जाता है आपको। सही कह रहे हैं कि जो 70 सालों में जो जो खड़ा किया था वो तो सारा इन्होंने बेच दिया। अगर 70 सालों में कुछ बना नहीं होता तो बेचते क्या, देते कैसे अपने मित्रों को? सही बात है। और कई जगह जो काम हमने कम से कम आपके क्षेत्र में जो शुरू किए वो बंद भी करा दिए। यहाँ भैया फूड पार्क लाने वाले थे, उसकी शुरुआत भी हो गई थी, उसको बंद कर दिया। उससे किसानों का कितना लाभ होता। एम्स खुला रायबरेली में, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसका बड़ा होना चाहिए था, उसका छोटा सा खोल के छोड़ दिया है। तो सच्चाई ये है, आपका संघर्ष है, सच्चाई आपका जीवन है, और कोई सच्चाई नहीं है इस देश में। सच्चाई इस देश का किसान है जो रोज खून पसीना अपना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो कुछ भी कर ले महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, रो रही हैं। सच्चाई इस देश का नौजवान है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमए सब कुछ कर लिया है, भर्ती की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, फिर से देता है, घोटाला हो जाता है। सब अंधेरा ही अंधेरा है आपके सामने। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे, यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे, सिर्फ सेठों के साथ दिखते हैं। कभी कष्ट नहीं किया है आपकी समस्याओं को सुनने का। आप यह मेटली क्षेत्र